टेस्ट 1 ऑफ विजन IAS प्रीलिम्स के लिए। तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर बस नॉर्मली डिस्कस करूँगी, जो भी इसके आंसर्स होंगे मैं आपको दे दूँगी। एंड आप क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना खुद से, देन लुक फॉर द आंसर। हाँ, मैंने शुरू के कुछ आंसर्स मार्क कर दिए हैं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसको इरेज नहीं कर पाऊँगी, बट लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है, सिटीजन में लूज हिज और हर सिटीजनशिप व्हेन द सिटीजन हैव बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। तो ये 5 year तो गलत है, 7 years होता है यहाँ पे। शी हैज़, तो पहला अगर गलत हो गया तो फर्स्ट रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, हमारे पास 2 और 3 बचा। शी हैज़ शी और ही हैज़ shown disloyalty to the Constitution of India. Then the citizen has within 5 years after registration or nationalization been imprisoned in any country for 2 years. This is, the answer is basically 2 and 3. सेकेंड वाले में क्या, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट फर्स्ट इमर्जन मिनर्वा मिल्स केस। सबको पता है कि पहले केशवानंद भारती केस में आया था। इट अपहोल्ड्स द एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, तो इसलिए नीदर वन और नॉट टू। फिर नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली सेटअप नेशनल टर्मरिक बोर्ड। द बोर्ड इज सेटअप टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट। द बोर्ड विल ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द बोर्ड्स हेड ऑफिस विल बी सेटअप इन केरला। सबसे पहले तो केरला वाला गलत है, दी थिंग हियर वुड बी तेलंगाना, निज़ामाबाद में है। अगर 3 गलत है तो हमारे पास, हमने इस तीनों को एलिमिनेट कर दिया। आंसर इज 1 and 2। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल विच एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम। ठीक है, हम बात करें ट्रांसनेशनल क्राइम की, तो इसमें से कौन हो सकता है जिसने भारत पोल पोर्टल को डेवलप किया? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 50-50 का बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर CBI। तो CBI इज़ द आंसर। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल ऑफिसर की, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का है। कंसिडर करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफगार्ड प्रोवाइड फॉर बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। देखो भाई, ये लिंग्विस्टिक ऑफिसर है, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में क्यों जाएगा? तो ऑफकोर्स सेकेंड इज करेक्ट, रॉन्ग। ये गया, ये गया। अब हमारे पास नीदर 1 and 2 बचा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये बेसिक लक्ष्मीकांत से आपको पता चल जाएगा। सो द आंसर इज 1। देन वी हैव विद रेफरेंस टू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Of course it is. No, it is not. Sorry. Then we have both Solicitor and Attorney General of India can attend the proceeding of the Parliament. No, attorney can attend. So 6 का आंसर would be D. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये प्रियम्बल जो है इज जस्टिसेबल इन नेचर। नो, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। ये सिर्फ हेल्प करता है केसेस को समझने में। Preamble is a part of the constitution. Yes, it is a part of the constitution. तो statement 1 incorrect है, statement 2 correct है। Then we have consider the following statement regarding finance commission. Finance commission क्या है? quasi judicial body constituted by president every 6th year. Yes. Chief justice of high court can be appointed as chairman. No, its recommendation are only advisory in nature. No. तो 8A एक बार हम कंफर्म करते हैं इसको। I mean 8B 2 होगा, सॉरी, इसका आंसर वुड बी 8B। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे 8B क्यों होगा। देखो, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फाइनेंस कमीशन एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। ये क्वासी जुडिशल बॉडी है, दिस इज़ रॉन्ग। प्रेसिडेंट, क्योंकि इसको, ये क्वासी जुडिशल बॉडी है, दैट इज़ करेक्ट। बट हमने पॉइंट क्या मिस कर दिया था यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 6th year। नो, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5th year, इसलिए ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन इज करेक्ट। इट्स रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम देख रहे हैं रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिग्निफिकेंट सर्च दिखा नोरो वायरस को लेकर। इसका आंसर होगा D, क्योंकि देखो कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण से ये स्प्रेड होता है, दिस इज़ करेक्ट। फीकल और ओरल रूट से होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन लाइक शेकिंग हैंड इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब बेसिकली ये काइंड ऑफ स्प्रेड होता है, कम्युनिकेबल डिजीज टाइप का है। देन वी हैव 10th one,
कंसिडर द फॉलोइंग to secure opportunity for healthy development of children, to minimize inequalities in income, status and facilities and opportunity, to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife. इसमें से कौन 44th अमेंडमेंट से आया था? The answer will be only one. देखो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 बार अमेंड हुआ है, 42nd, 44th, 86th एंड 97th. ठीक है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे, जिसमें है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड to the poor, to take steps to secure the participation of workers in management of industry, and to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 बड़े अमेंडमेंट में याद रखना, 42nd, 44th, 86th एंड 97th. ठीक है. 47th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में 4 ऐड किए गए थे. अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. ओके. To take step to secure the participation of worker in the management of industry और environmental safeguard वाला. 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया जो रिक्वायर करता है स्टेट को टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि आर्टिकल 38 है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये ओनली वन, क्योंकि ये वाली की हम बात कर रहे हैं. फाइन. अब 11 का आंसर क्या है? पहले देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या क्या डिवाइसेस है. रेफरेंडम होता है, रिकॉल होता है, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड. ये चारों के चारों. दिस इज सिंपल. ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ था. कंसिडर द फॉलोइंग: रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिविजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं? A flexible constitution is not a federal feature. फोर्थ को हटा दो. Integrated judiciary also has nothing to do with federal feature. It's basically written constitution and division of power between national and state government. इस वीडियो में 50 questions करेंगे. Okay. In the context of historical underpinning of the Indian Constitution, which of the following acts gave recognition to portfolio system? It was, the answer would be 3B, Indian Council Act of 1861. लेकिन हम थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं. ओके. देखो, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब 1857 के रिवोल्ट के बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना बहुत ज़रूरी है. इस पॉलिसी को परस्यू करने के लिए 3 एक्ट लाए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. ठीक है. 1861 में, एक 1892 में, एक 1909 में. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इसके फीचर्स क्या थे? इसने शुरुआत की थी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की, जिसमें इंडियंस को एसोसिएट किया गया था लॉ मेकिंग प्रोसेस से. दिस प्रोवाइडेड दैट वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन हिज एक्सपैंडेड काउंसिल. मतलब इंडियंस को पहली बार वाइसरॉय के काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लाया गया था. 1862 में लॉर्ड कैनिंग तभी के जो वाइसरॉय थे उन्होंने 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था. राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? देखो, 3 एक्ट लाए गए थे 1861 में, 1892 में, 1909 में. क्यों लाए गए थे? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करना ज़रूरी है, उनका कोऑपरेशन ज़रूरी है इंडिया पे रूल करने के लिए. इसलिए वाइसरॉय काउंसिल को एक्सपैंड किया गया, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लाया गया. लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. इसने डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को भी इनिशिएट किया था और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनके लेजिस्लेटिव पावर वापस से रिस्टोर कर दिया.
नए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इस्टेब्लिश किए गए थे बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, पंजाब के लिए। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने एम्पावर किया था वाइसरॉय को टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। यहीं पे देखो, इट गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। इसके अंदर क्या होता है कि मेंबर जो होता है वाइसरॉय काउंसिल के, उसको इंचार्ज बनाया जाता है वन और मोर डिपार्टमेंट का ऑफ गवर्नमेंट, और वो फाइनल इशू ऑर्डर करता है काउंसिल के बिहाफ पे अपने डिपार्टमेंट के मैटर्स के लिए। तो पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली स्टार्ट हुआ यहाँ पे। किसने शुरू किया? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया। उस 3 लोगों को भी लॉर्ड कैनिंग ने ही नॉमिनेट किया था। बेसिकली एम्पावर करता है वाइसरॉय को इशू ऑर्डिनेंस करने में विदाउट कॉन्क्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया 1861। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने की क्या ज़रूरत है, 1861, 1892 और 1909 3 साल थे जहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे। चलो क्वेश्चन 14 में क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर में क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर, ये सबको पता है, सही है कि इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर। So 1 is wrong. Constitutional amendment under Article 368 can be challenged on the ground of contravention of fundamental rights. Yes, it can be challenged. तो इसलिए ये सही है। Recently Marathi language has been granted classical language का status। तो मराठी के अलावा कौन कौन से लैंग्वेज है जो कि इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं? तो आंसर इज तमिलनाडु, संस्कृत, कन्नड़ा एंड पाली। फाइन, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन यूजफुल टू इंडिया। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंड करता है अथॉरिटीज़ को अंडर द इंडियन यूनियन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट बिल्डिंग। ये हेल्प करता है कोर्ट को डिसाइड करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये सर्व करता है एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या डिफरेंशिएटेड आइडियोलॉजीज़ है। तो इसीलिए ये तीनों करेक्ट है। देखो बेसिकली जब ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स आते हैं तो नॉर्मली तीनों करेक्ट होते हैं। However, which of the following is not a part of the original preamble of the constitution? ये हमें सबको पता है कि socialist और secular was not originally the part of the constitution. It was added in the constitution by amendment. तो ये 3 and 4 is the answer. Which of the following was not a member of drafting committee of the constitution? इसका आंसर is JB कृपलानी। देखो ये क्वेश्चन इज़ अ बमर बिकॉज हम याद नहीं कर सकते कौन कौन मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। मे बी विल मिस इट आउट, सो इट्स ओके इफ़ यू मिस द क्वेश्चन। अब है रिसेंटली क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप, मतलब क्वाड ग्रुप में ने अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जिसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आदि मेंबर्स। ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल है। इसमें कोई भी हम क्रॉस और वो सब नहीं कर सकते। इंडिया एंड यूएसए सबको पता है, तो आप उस लॉजिक से जा सकते हो बी पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अगर आर्म्ड रिबेलियन के कारण से नेशनल इमरजेंसी होती है तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो क्या सही होगा इसका आंसर? आंसर वुड बी बी, 2 ओनली। ओके, एक बार हम इसका डिटेल्स देखते हैं। चलो अब 20B आर्टिकल 358 एंड 59 डिस्क्राइब करता है एफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट। 358 डील्स करता है विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, और 359 डील्स करता है विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। तो 358 बोलता है कि जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है तो जो 6 फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, कि उसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है सस्पेंशन के लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रेस्ट्रिक्ट करता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 इन 2 वेज। ये पहले बोलता है कि 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, पहली बात तो आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी होगा। अब नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण से होता है तो हम सस्पेंड करेंगे आर्टिकल 19 को, लेकिन अगर वो आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे होता है तो हम सस्पेंड नहीं करेंगे। हेंस स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। सेकेंडली ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉज।
एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओवर ओनली अंडर सच लॉ इज़ प्रोटेक्टेड। तो आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने में राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है हमारा जो राइट है टू मूव टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो इसलिए ओनली 2 इज़ करेक्ट। अब हम बात करते हैं 21 की। इंडिया ने अपना रिसेंटली सबमिट किया है 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट ऑन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अरेंज करना है हमें कौन से सेक्टर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहला चीज़ कि किसका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से। तो एक बार अगर हम लॉजिकली भी सोचते हैं, एनर्जी सेक्टर का सबसे ज़्यादा होगा, देन वी हैव एग्रीकल्चर, देन वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देन वी हैव वेस्ट। देखो वेस्ट का सबसे कम होगा लुक्स लाइक टू मी, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है। तो अगर एग्रीकल्चर वेस्ट को हटा के बस नॉर्मल वेस्ट को देखें, आई मीन सबसे ज़्यादा वैसे आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। लेट्स चेक वंस। 4 1 3 2। हाँ, सबसे ज़्यादा देखो एनर्जी सेक्टर का है, फिर एग्रीकल्चर का है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का, फिर वेस्ट का है। अब हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में, क्या करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अलाउड टू अब्रोगेट सर्टेन लॉज मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। एक्ट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय, ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है तो वाइस रॉय का ऑफिस को अबॉलिश किया गया। दो इट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एज इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट, गलत है। डिड नॉट अलाउ दी प्रिंसली स्टेट टू रिमेन इंडिपेंडेंट बट चूज टू ईदर, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में। बेसिकली ये करेक्ट है। अब हम 23 पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल 17, 23, 24, हाउ मेनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। इसकी डिटेल्स में हमें जाना चाहिए। ओके 23 में ऑल द फंडामेंटल राइट्स in part 3 of the constitution provide protection against the action of the state, of course, but some are also available against the action of private individual। ठीक है, these are article 15(2) जहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी citizen shall on ground of religion or race, caste, sex, place of birth, मतलब इस सब के कारण से उसको किसी भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन के लिए सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसका एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स या फिर प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। उसका जो यूज़ है वेल, टैंक्स, बेथिंग घाट्स या फिर रोड्स है, उसके इन सारे जो जो सारे नॉर्मल सिटीजन्स कर सकते हैं वो सारे राइट्स उसके पास भी होंगे। ठीक है, आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड करता है इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 किसी भी फैक्ट्री, माइनर, हैजर्डस एक्टिविटी में, जैसे ही कंस्ट्रक्शन या वर्क या फिर रेलवे में। फॉर द वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर द अबव आर्टिकल, remedies are available against private individual too, and state must ensure that proper action is taken. Hence, option D is the correct answer. Done. ये सारे राइट्स क्योंकि प्राइवेट से भी बचाता है। देखो सारे राइट्स स्टेट के अगेंस्ट तो हैं लेकिन ये प्राइवेट से भी बचा रहा है, तो इसलिए ये ओनली वर्ड अगर नहीं होता, सिर्फ स्टेट एक्शन होता, तो वी वुड हैव डन ऑल 3. अब है द टेरिटोरियल आर्मी एस्टैब्लिश गंगा टास्क फोर्स टू रेजुवेनेट गोमती रिवर। इन कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोमती रिवर। गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू, नो। The cities Lucknow, Sultanpur, Jaunpur are located on the banks of Gomti. I think yes. So this is the answer. अब हम बात करें consider the following statement with reference to characteristic of parliamentary form of government. Principle of collective responsibility हम सबको पता है ये सही है. What right separation of power नहीं, ये सही तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव शेयर्ड, उनका मतलब पावर में कोई भी वॉट राइट सेपरेशन नहीं है। तो अगर 2 गलत है तो ये तीनों गलत हो गए। 1 and 3 is the correct answer, so 25A. अब recently Uttarakhand High Court pulled up the authorities of unregulated
soapstone mining, consider the following statement. तो राजस्थान accounts for over 50% of India's soapstone reserve, ये सही है. सोपस्टोन एक मेटामॉर्फिक रॉक है मेड अप ऑफ टाल्क का नेचुरल अकरिंग मिनरल. दोनों सही है, बोथ 1 and 2. देखो बेसिकली राजस्थान में मतलब अगर लॉजिक से जाएंगे तो 50% से ज़्यादा सोपस्टोन रिजर्व हो सकता है, तो इसलिए मैंने बेसिकली इसको तुक्का मार के किया था. ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, हाँ बस ये पता है मेटामॉर्फिक रॉक है जो टाल्क से बनता है. अब हम जाते हैं 27 पे. 27 में विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है. ये एंजॉय करता है सारा पावर और प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ सिमिलर टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. करेक्ट है. इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. गलत है. ये ऑटोमेटिकली रिज़ाइन नहीं करता है. ये रिज़ाइन इसलिए करता है क्योंकि इसको लगता है कि मतलब जो गवर्नमेंट था पहले वाला इसने उसको अपॉइंट किया था तो ही शुड ऑल्सो रिज़ाइन. ये ऑटोमेटिकली रिजिग्नेशन नहीं आता है. Sorry, he is a part of Indian Union Executive. So 1 and 2 should be correct. एक बार इसका डिटेल्स देखना ज़रूरी है. Attorney General of India enjoys all privileges and immunities that are similar to those of the Member of Parliament. They can attend and participate in the proceeding of Parliament, including debates and discussions, though he cannot vote. स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इसलिए ये पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का. Attorney General, Chief Legal Advisor of Government of India and represents the Union Government in legal matter. I think we should still Google it because I still feel कि वो सही नहीं होगा. तो let us see. Is Attorney General a part of Union Executive? Yes, the Attorney General is part of the Union Executive. They serve as the government's top legal advisor alongside the President, Vice President, Prime Minister, and the Council of Ministers, though they are not a member of the Cabinet. Okay. So basically my assumption is wrong. यहाँ पे ये भी होगा Union Executive as a part of Union Executive. So this is important. Attorney General does not automatically resign after dissolution of Lok Sabha. वो होल्ड करते हैं ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन इज नॉट लिंक टू डिसोल्यूशन ऑफ लोक सभा. ही में कंटिन्यू ऑफिस अनलेस डिसमिस्ड या फिर वो वॉलंटरली अगर रिज़ाइन करते हैं. तो 1 and 2 आर करेक्ट. ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके. अब हम बात करें 28 की कि क्या फंक्शन नहीं है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का. Investigating cases of corruption, bribery, misconduct of central government employees, of course. Probe terror attack, including bomb blasts, hijacking of aircraft and ship, attacks on nuclear installation, use of weapon for mass destruction. ये थोड़ा looks like out of the purview of CBI. फिर तीसरा है investigating serious crime having national and international ramification committed by organized gang or professional crimes. ये कर सकता है. Mentioning crime statistics and disseminating criminal information, ये भी कर सकता है. I think answer is 28B. Yes, it is 28B. This is correct. 29 पे क्या होता है. In order to set free an arrested person if manner or ground of arrest are not lawful, which of the following writ is court likely to issue? सबको पता है, बहुत सिंपल है. habeas corpus, that is to have the person. अब हम बात करें सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. इसमें क्या 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 होगा. प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स होगा, लोकसभा स्पीकर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी होगा और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होगा. ये हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें जनवरी के करंट अफेयर्स थे पॉलिटी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि कौन कौन सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होगा. उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एमिनेंट ज्यूरिस्ट सारे होंगे. इसलिए इसका आंसर होगा 30B. सो गो वॉच दैट वीडियो. और करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स विजन IAS के मतलब मैगजीन से कर लो. आई बी पुटिंग द वीडियोज़ 1 by 1. अब हम बात कर रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919. ये इंट्रोड्यूस करता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ये प्रोवाइड करता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन सम प्रोविंसेस. तो 31 का आंसर वुड बी नीदर 1 nor 2, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं इसको देखने. फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1990.
ये रिप्लेस करता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउस. The election of both houses were largely by direct election, hence statement 2 is not correct. सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 में ही मिल गया था, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. With respect to United Nations Committee for Expert on Big Data and Data Scientist of Official Statistic, which one of the following is not correct? I have no idea about this question. I am just going to give you the answer. C. India is not a member of United Nations Committee of Expert on Big Data and Data Scientists for Official Statistic. देखो बेसिकली जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर या इंडिया इज़ अ मेंबर, तो इंडिया के बारे में जो भी बात बोला जाता है दैट इज़ करेक्ट. तो यहाँ पे पूछा इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, तो दिस इज़ रॉन्ग. इंडिया इज़ अ मेंबर. इसके डिटेल्स लेट्स सी बिकॉज वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट. तो इंडिया हैज़ ऑफिशियली जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक. Hence, statement C is not correct. The UN Committee of Expert on Big Data and Data Science for Official Statistics was created in 2014 with Australia as its first chair during 45th session of United Nations Statistical Commission. देखो यूएन के 6 कमीशन से इसमें ये यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन भी एक कमीशन है. UN Committee of Expert on Big Data and Data Science or Official Statistics was created to further investigate the benefit and challenges of big data, including the potential for monitoring and reporting on substantial development goal. Hence, statement A is correct. UN consists of 31 members and 16 international organizations. This is difficult to remember, but still let us remember कि 16 to 32 होता है, उसमें से -1 करना 31 members हैं. UNCBD is now led by 1 chair, South Africa, and 2 vice chair, Denmark and UK. Hence, statement B and D are correct. Okay. ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब भी कोई रिजर्व कोई ये न्यूज़ में होता है तो इट कम्स इन प्रीलिम्स यूजुअली. तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है. सो इसके बारे में क्या करेक्ट है? देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन, सो विच वन इज़ करेक्ट? It is located in Madhya Pradesh. This is correct because this I also know. अभी इंद्रावती river flows through this tiger reserve or not? I'm not sure. Let's see. This one is correct. Located in Sagar, Damoh and नरगिसपुर डिस्ट्रिक्ट. देखो जब भी टाइगर रिजर्व के बारे में पूछते हैं ये भी पूछते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में कवर्ड है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट में कवर है. नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितने में कवर्ड है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इट कवर्स द एरिया ऑफ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी. ठीक है. अब इसमें 2 मेजर रिवर बेसिन्स हैं, नेमली गंगा एंड नर्मदा. इसका ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस टाइप का वेजिटेशन है. टीक इसका प्रीडोमिनेंट स्पीशी है. फौना में इज़ निगाली, चिताल, सांभर, हॉरिशस, मकाओ, पैंथर, इंडियन वुल्फ. तो हमने किसके बारे में भी जाना? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व. ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और इसका एरिया जो कवर करता है वो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी दोनों को कवर करता है. इसमें 2 मेजर रिवर बेसिन है, गंगा एंड नर्मदा. इसका ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस टाइप का फॉरेस्ट है. टीक प्रीडोमिनेंट स्पीसी है फ्लोरा का. फौना में निगाली, चिताल, सांबर, रीशस, मकाओ एंड पैंथर एंड इंडियन वुल्फ. डन. सो आंसर वुड बी ओनली 1. इंद्रावती डज नॉट फ्लो. गंगा एंड नर्मदा. अब हम बात करते हैं 34 की. होलोंग गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, जो भी बहुत न्यूज़ में है, तो ये असम में है. इसके बारे में भी लेट्स सी द डिटेल बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ परमिटेड एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग इन इको सेंसिटिव जोन ऑफ. अच्छा, यहाँ पे देखो ड्रिलिंग की परमिशन मिली है होलोंग गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बट मेड इट क्लियर दैट नो एक्सट्रैक्शन विल बी अलाउड इन केस एनी रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड एट द साइट. ठीक है. अब होलोंग गिबन सेंचुरी, इसको पहले गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते थे. होलोंग पर रिजर्व फॉरेस्ट एक आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया है और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि असम में लोकेटेड है. देखो जब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई फॉरेस्ट की बात होगी तो मोस्टली वो एवरग्रीन फॉरेस्ट ही हो रहे हैं, अगर हिमालयन रीजन्स को छोड़ दो तो. इट कंटेन्स इंडियाज़ ओनली एप एंड गिबन स्पीसी, द होलोंग गिबन, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज़ ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट, द बंगाल स्लो योरस. Hence option D is correct. Option D क्या था?
असम में लोकेटेड है ऑफ कोर्स. In India and Bangladesh, the western Hollow gibbon is found where the canopy is contiguous, broad-leaved, wet evergreen and mixed evergreen forests including. तो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न होलॉक गिबन. ये एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए. एक इंडेंजर्ड स्पीशी है IUCN स्टेटस के हिसाब से. और दूसरा है बंगाल स्लो आयोरस. तो ये जो बंगाल स्लो आयोरस है या फिर नॉर्दर्न स्लो आयोरस, ये एक प्राइमेट है और एक स्पीशी है जो कि नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और इंडो चाइना. इसको इंडेंजर्ड लिस्ट किया गया IUCN रेड लिस्ट में. पहले वाले को भी इंडेंजर्ड लिस्ट किया गया है. ये एक थ्रेटेड, मतलब इसका एक्सटेंशन होने के चांसेस है ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ एक्जॉटिक पेट ट्रेड एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है. अब हम बात करें 35 की. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर अंडर द पर्व्यू ऑफ लोकपाल? Ministry for matter related to statements made in Parliament, all government-aided institutions, all entity receiving donations under FCRA. The answer is none. None of them are under the purview of Lokpal. Consider the following statement with regard to consequence of proclamation of financial emergency. Center acquire financial emergency होने के बाद क्या क्या consequences होते हैं? Center will acquire full control over the state in financial matter. Yes. President may reserve all money bill or other financial bills for consideration after they are passed by legislature of the state. Yes. President may issue directions for reduction of salaries and allowances of judges of Supreme Court and High Court. Yes. क्योंकि national emergency है इसलिए तीनों चीज़ हो सकता है. The answer is all three. Then we have 37. Constitutionalism is about limited government. Of course, it is. Then we have directive principle of state policy of Indian constitution enforces constitutionalism. नहीं, limitation नहीं बताता है, fundamental rights limitation बताता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो बेसिकली हमें एक गाइडलाइन की तरह काम करता है कि आइडियोलॉजीज़ जो भी है, मतलब स्टेट को, सॉरी गवर्नमेंट को किस अराउंड अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है उसका बताता है. तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट. Then we have which of the following organization recently released Global Cyber Security Outlook Report? इसका आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात करनी है. ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट. येस, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट. द पार्लियामेंट कैन कर्टेल देम बाय ऑर्डिनरी लॉ. नहीं, ऑर्डिनरी लॉ से पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल फंडामेंटल राइट्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डू नॉट कर्टेल देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन. रॉन्ग. ओनली वन इज़ करेक्ट. फिर भी क्या पता, एक बार हम देख लेते हैं. देखो, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट. हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल. हमने ये ऊपर भी देखा था. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. बाकी दोनों नॉन, मतलब गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट. एंड इसका ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31, दैट इज सेविंग लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट. 31B, validation of certain acts and regulation including the ninth schedule. And 31C, saving laws giving effect to certain directive principle. And statement 3 is not correct. अब हम बात कर रहे हैं 40. Statement 1, the preamble of constitution was added after the enactment of constitution. Of course, it was added after the enactment of the constitution. It was done so to ensure that preamble was in conformity with the constitution. Correct. So both statement 1 and 2 are correct. And statement 2 is the correct explanation. 41. Recently, the world's first cryo-born baby corals have been successfully planted in which of the following sites? I am not sure about the answer, but I know the answer. It is Great Barrier Reef. But this is important. Cryo-born baby corals. एक बार इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं. 41. Recently, world first cryo-born baby coral successfully settled on Great Barrier Reef. This groundbreaking advancement in coral conservation and restoration, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसको ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने लीड किया है. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ. अब हम थोड़ा सा क्रायो बॉर्न कोरल के बारे में जानते हैं. दे आर क्रिएटेड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जो इन्वॉल्व करते हैं फ्रीजिंग कोरल सेल्स एंड टिश्यूज एट वेरी लो टेम्परेचर. क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस
कोरल सेल्स एंड टिश्यूज कंटेन वाटर जो फॉर्म करता है डैमेजिंग आइस क्रिस्टल व्हेन फ्रोजन. Cryopreservation यूज़ करता है cryoprotectant to remove water from cell during freezing and support cell structure when thawed. Okay. अब हम बात करते हैं 42. Consider the following statement in context of preamble of the Constitution. The preamble states that Constitution derives its authority from the Parliament. No, this is wrong. The Indian Constitution is the only constitution to begin with preamble. That is also wrong. Neither one nor two. Fine. अब consider the following. Prevention of Insult to National Honor Act 1971. Representation of People Act 1951. Wildlife Protection Act. Unlawful Activities Prevention Act. How many of the above have a bearing on implementation of fundamental duties? All 4 of them have a bearing. All 4 of them. Yeah. अब Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between the fundamental rights and electoral principle. They together constitute the core of the commitment to social revolution. They are like 2 wheels of a chariot. कोई भी कम नहीं है. To give absolute primacy मतलब वो किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो वो डिस्टर्ब कर देगा हार्मनी. देखो मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं. किसी एक को अगर हम प्राइवेसी मतलब इंपॉर्टेंस देंगे तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा. दोनों व्हील्स हैं एक ही चैरियट के मतलब एक ही रथ के व्हील्स हैं तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. तो ये जो पूरा पैसेज है ये किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में रिफ्लेक्ट हुआ था? इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन मिनर्वा मिल्स केस. नो, इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन भीम सिंह जी जजमेंट. आई एम नॉट श्योर. नहीं, इट वॉज ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड इन मिनर्वा मिल्स केस. Yes, it was reflected in Minerva Mills case. Through which of the following instrument can India relinquish its territory to another neighboring country? मतलब इंडिया अपना टेरिटरी किसी नेबरिंग कंट्री को कैसे दे सकता है? तो इसका आंसर वुड बी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. देखो अभी रिसेंटली वो जो था कि इंडिया ने अपने कॉन्क्लेव्स को शेयर किया था बांग्लादेश से. मतलब इंडिया ने कुछ कॉन्क्लेव्स उसको दिए थे, बांग्लादेश ने कुछ कॉन्क्लेव्स इंडिया को दिए थे ताकि टेरिटोरियल जो मतलब डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के कारण से हो पाया था. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट सेंटर, joint sitting of both chambers in certain cases, separation of Burma from India. Answer would be 46 का B, that is 2 and 3. Which of the following is not a feature of presidential form of government? Responsible government is not a feature क्योंकि responsible government is a feature of parliamentary form of government. वो जो एक clause है कि council of ministers are responsible to the legislature. Figure 48. The government of India can grant a certificate of neutralization to a person if he has provided distinguished service in field of art, science or literature in India. No. He intends to reside in India or serve under its government and international organization have granted naturalization. Okay. In the 14-year preceding 12 months before making an application for naturalization, the person have lived in India for at least 11 years. तो सबसे पहले let us understand कि नेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप देता है. सिटीजनशिप देखो बाय बर्थ हो सकता है, बाय डिसेंट हो सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बाय नेशनलाइजेशन हो सकता है. तो अब क्या क्या क्वालिफिकेशन है? पहला चीज़ ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेशनलाइजेशन. मतलब उसका करंट सिटीजनशिप कोई ऐसे कंट्री का नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडियन सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं मिलता है बाय नेशनलाइजेशन. ठीक है. और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो इफ़ इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वो उसको रिनाउंस करता है सिटीजनशिप को दैट कंट्री अगर उसका इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट हो जाता है. तीसरा कंडीशन ये है कि ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन अ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर. मतलब या तो वो इंडिया में रहा है या तो उसने इंडिया में सर्विस की है
मतलब इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस की है, चाहे वो फॉरेन इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस की है, या तो इसमें से कोई एक या फिर दोनों मिला के अगर 12 साल पूरा हो जाता है, ठीक है, 12 साल नहीं, मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन से पहले अगर 12 महीने तक उसने या तो इंडिया में 12 महीने तक या तो वो इंडिया में रहा है या तो उसने इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस की है, उस केस में। चौथा ये है कि दैट ड्यूरिंग दी 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग दी सेट पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब हमने जो 12 मंथ की बात की है, उसने या तो इंडिया में वो या तो इंडिया में रहा है या फिर इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहा है, या फिर दोनों से कुछ, दोनों मिला के 14 साल का पीरियड पूरा हो गया है। तो इसलिए ये वाला करेक्ट है कि इन 14 ईयर प्रिसीडिंग द 12 मंथ बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर नेशनलाइजेशन द पर्सन मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 11 ईयर्स। ओके, सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, ये वाला भी करेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं 49 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर वुड बी, पहले तो देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेसिडेंट किसी एक पार्ट में इमरजेंसी लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, दिस इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेरिली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गलत है, ये नहीं हो सकता, इंदिरा गांधी वाले केस के बाद से दिस हैज़ चेंज्ड, सो ओनली 1 इज़ करेक्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये सबको पता है। 50 का आंसर वुड बी ए, वो मई केस। देखो हम 50 में जा रहे हैं अभी, देखो द Supreme Court held that preamble is a part of basic structure doctrine. In SR Bommai case, this landmark case emphasized that preamble reflect the foundational values of the Constitution, such as secularism, federalism, and democracy, and these cannot be altered or destroyed by constitutional amendment or legislative actions. इसलिए ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कितने सारे थे, पहले तो ये बोमाई केस बोल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, preamble is a part of basic structure doctrine। फिर हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला केस जो कि केशवानंद भारती केस वाला था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट, देन जम्प टू द आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।